बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स। बड़ा अहम टॉपिक है और चैप्टर भी बहुत अहम है, ये सारे का सारा ही कॉन्सेप्ट वाइज। तो कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको समझाऊँ और आपने भी मेहनत के साथ इसे समझने की कोशिश करनी है। सब बायोमॉलिक्यूल्स को डिफाइन करने से पहले दो टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक है बायोकेमिस्ट्री और दूसरी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, अगर मैं इधर इसको शॉर्ट करके आपको समझाऊं तो बायो जो है, बायो का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ किसके अंदर पाई जाती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री मीन केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस विच आर अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे केमिकल प्रोसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे होते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। फिर सेकंड जो, अगर हम इसकी चलें डेफिनेशन भी साथ देखें तो कौन कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है। इसको आप याद भी रख सकते हैं, मैंने ये इधर की बनाई है पी आर के नाम से। पी आर, जैसे हम कहते हैं पी आर हासिल करना, किसी से अपने आप को मनवाना, या कह लें किसी के साथ अटैच हो जाना। तो पी आर से आप याद रखें, पी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो रहा होता है प्लांट्स के अंदर, और अगर हम प्लांट्स और एनिमल दोनों की बात करें तो इसमें क्या हो रहा होता है? रेस्पिरेशन, जिसको आप सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम भी दे सकते हैं। फिर दूसरी जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर का मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स, और बायोलॉजी का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको पता है डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, और वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बना रहे होते हैं हमारी बॉडी का। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बनाने वाले ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे, इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं? बायो मॉलिक्यूल। इसको भी आप याद रख लें, सीपीएल से कैरिबियन प्रीमियर लीग। जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं वो इस नाम को याद, उन्हें पता होगा। सीपीएल ये एक ब्रांड है, नाम है, जैसे हमारा पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग। इस तरह से ये वेस्ट इंडीज का ब्रांड नेम है, उनकी जो लीग होती है उसका नाम है सीपीएल। तो आप इसको वहां से याद रख सकते हैं। सी फॉर हमारे पास आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, फिर पी फॉर हमारे पास आ जाएगा प्रोटीन्स, और इसी तरह से एल फॉर हमारे पास आ जाएगा लिपिड्स। तो ये हमारे पास होते हैं जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब जो इस चैप्टर का नाम है वो है जी बायोमॉलिक्यूल। बायो, जैसे मैंने अभी बताया कि इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं या पाए जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। तो इधर से दोबारा ये देखें, सीपीएल एन आप लिख लें इसको, नेशनल लेवल का कह लें कि सीपीएल नेशनल लेवल की, और दोबारा से वही आ जाएंगे जी हमारे पास मॉलिक्यूल। बायो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फिर हमारे पास ये प्रोटीन्स आ जाएंगे, फिर इसी तरह से ये लिपिड्स आ जाएंगे, और एंड के ऊपर हमारे पास आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है, इससे हम ये जितने भी ये डीएनए या आरएनए हैं वो इससे ही बन रहे होते हैं। अच्छा, अब वो मॉलिक्यूल जो कि हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या नाम देते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम। मैक्रो मीन होता है ज्यादा, या आप इसको कह सकते हैं कि लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो चीज ज्यादा मिकदार के अंदर पाई जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। अच्छा, अब ये कौन कौन से हैं, इसके लिए मैंने ये एक की बनाई है, इसको आप याद रख सकते हैं। पीएनसी, पाकिस्तान न्यूट्रिशन कौंसल लिमिटेड, पीएनसीएल, पाकिस्तान न्यूट्रिशन कौंसल लिमिटेड। पी फॉर हमारे पास आ जाएगा प्रोटीन, एन फॉर हमारे पास आ जाएगा न्यूक्लिक
एसिड, और सी फॉर हमारे पास आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, और एल फॉर हमारे पास आ जाएंगे लिपिड्स। अब ये हमारी बॉडी के अंदर कितने कितने परसेंट पाए जाते हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं, 50% हमारे पास प्रोटीन है, 18% न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, 15% हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और 10% क्या है, लिपिड्स। तो इसको आप जैसे हम कोई फ़ोन नंबर याद रखते हैं वैसे आप इसको याद रख सकते हैं, चाहे पंजाबी में या उर्दू में, जैसे आपको आसानी रहे। तो मैंने जो इसको याद रखने के लिए यही की बनाई है, जैसे आप फ़ोन नंबर याद करते हैं पंजाबी स्टाइल में आसानी से अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो 50 18 15 10, 50 18 15 10, आप इसको ज़रा 4-5 दफ़ा रिपीट करेंगे तो आपको ये चीज़ याद रह जाएगी। ये निमोनिक्स होते हैं, इसको वो चीज़ें जो कि जिनको याद करने का सिर्फ यही तरीका होता है। जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए वो पढ़ते हैं ना, हाली ने की रब से फरियाद। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये कुछ चीज़ें उनको याद रखने में हमें आसानी, अगर वैसे याद करेंगे तो आपको भूल जाएंगे या कोई एक आध स्किप हो जाएगी। तो आपने याद, अच्छा अब इनको अगर हम टोटल करते हैं सारों को, तो ये हमारे पास टोटल इनका कितना बनेगा, 93%। अगर आप इसको टोटल करते हैं तो 93% हमारे पास क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। बाकी के जो 7% रह जाती है, 7% में क्या आ जाते हैं, विटामिन आ जाते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, कुछ एसिड्स आ जाएंगे, और बेसिस आ जाएंगे। तो ये तो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए। इनको हम फिर माइक्रोमोलिक्यूल्स का नाम दे देंगे, जो कम मिकदार के अंदर पाए जाते हैं। अगर कहते हैं तो मैं इधर इसको मेंशन कर देता हूँ। ये फिर हमारे पास क्या कहलाएंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, जो कि माइक्रो मीन्स क्या होता है, जिनकी क्वांटिटी क्या हो, कम मिकदार में हो, स्मॉल मॉलिक्यूल, जिनकी तादाद कम हो हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, फिर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, ऑल केमिकल रिएक्शंस विच अकर इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। तो इसको पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा था, तो उसमें भी मैंने आपको इसको याद रखने के लिए एक आसान की थी। जैसे एक समझ लें एक मामा है, मेटा फॉर मामा, और उसके दो किड्स हैं, एक का नाम है कैटा और एक का नाम क्या है, एना। तो मेटा जो है इसकी दो किड्स हैं, कैटा और एना, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। अब कैटाबोलिज्म क्या है, इसको हम समझ लेते हैं सी फॉर कैटा एंड सी फॉर कट। आप इधर से इसको याद रख सकते हैं। इसमें चीज़ों को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे ये हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल्स है, तो इसको ब्रेक डाउन या इसको कट करके हम क्या करेंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज करेंगे, और इस अमल के अंदर क्या होगा, एनर्जी खारिज होगी। कैटाबोलिज्म के दौरान हम कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। इसको हम क्या लिख लेते हैं, जो बड़ा मॉलिक्यूल हमें नजर आ रहा है ये क्या है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और ये छोटे छोटे हमें नजर आ रहे हैं, दीज आर सिंपल मॉलिक्यूल। तो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ के कट करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म। और इसमें क्या होता है, एनर्जी खारिज हो रही होती है। फिर दूसरी तरफ हम आ जाते हैं एनाबोलिज्म। ये एनाबोलिज्म जो है ये कैटाबोलिज्म का बिल्कुल उल्ट है। अब इसमें क्या होगा, इसमें यही जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये मिलेंगे, और मिलकर हमारे पास क्या बना देंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे। तो इसको मैं दोबारा से इधर लिख लेते हैं कि ये क्या था जी, हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स, और इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अब इस अमल में हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी इसमें हमें लगानी पड़ेगी। आपने कोई बिल्डिंग बनानी हो तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, जबकि उसे गिराना हो तो एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, उसे तोड़ना बहुत आसान होता है। तो ये हमारे पास आ गया एनाबोलिज्म, और दूसरा हमारे पास आ गया कैटाबोलिज्म। अच्छा, अब हम नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मेजर बायोमॉलिक्यूल्स एंड देयर फंक्शन। कुछ मेजर बायोमॉलिक्यूल्स मेंशन है आपकी बुक में, इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे जल्दी से। इधर मैंने लिख लिया है, एक कॉलम बन गया जी हमारे पास बायो
मॉलिक्यूल्स का, इधर हम बायोमॉलिक्यूल्स लिखेंगे डिफरेंट, फिर इधर हम उसकी लोकेशंस देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, और इधर हम फंक्शन लिख लेंगे उनका काम क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ गया कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स को याद करने के लिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ये की बनाई है, इसको आप सी से याद कर सकते हैं, ट्राई सी, 3 दफा सी। इस फर्स्ट सी हमारे पास आ गया कार्बोहाइड्रेट का, सेकंड सी आ गया, इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और जो थर्ड सी है वो कहाँ पर ये पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और सेल मेम्ब्रेन को बना रहे होते हैं वहां पर भी ये मौजूद होते हैं। तो इनका काम क्या है, इसको याद रखने के लिए भी आप डबल एस, ये जिसको हम सेकेंडरी स्कूल्स कहते हैं, तो वहां से आप इसको याद रख सकते हैं इसकी की। तो फर्स्ट जो एस आ जाएगा, इट्स फॉर, फर्स्ट एस आ जाएगा सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास एनर्जी का सोर्स है, कौन, कार्बोहाइड्रेट्स। फिर दूसरा एस हमारे पास आ जाएगा कि ये स्टोरेज के तौर पर भी काम करते हैं, तो ये स्टोरेज हाउस के तौर पर भी काम करते हैं, स्टोरेज ऑफ एनर्जी भी आप इसको कह सकते हैं कि ये एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर भी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनको स्टोर भी किया जा सकता है। फिर दूसरा जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल आ जाएगा मेजर, वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन को याद रखने के लिए भी आपने एक की याद रखनी है, ECL। आपने अक्सर सुना होगा कि मुख्तलिफ जो सियासतदान है उनको बाहर जाने से रोकने के लिए उनका नाम किस में डाल दिया गया है, ECL में डाल दिया, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट जिसे हम कहते हैं, वहां से आपने इसको याद रखना है। अब इसमें जो फर्स्ट ई हमारे पास आ जाएगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस में मौजूद होते हैं, लोकेशन इनकी, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, राइबोसोम जो बना रहे होते हैं, और गोल्जी अपरेटस में मौजूद होती हैं। फिर जो ये वाला सी हमारे पास आ गया, सी फॉर सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। ये छोटा सा मैंने इधर सी लिखा, ये सी का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म, प्रोटीन जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी मौजूद होती है। और एल फॉर हमारे पास आ गया लाइसोसोम। तो इन सारी जगहों पर प्रोटीन्स क्या है, मौजूद होती है। अब ये इधर इनका फंक्शन क्या होता है, मुख्तलिफ जगहों पर ओवरऑल जो फंक्शंस हैं उनके क्या बनेंगे, तो इसको याद रखने के लिए आपने भी एक और की याद कर लेनी, इसको हम कहते हैं इको। जैसे हम कहते हैं ना, साउंड की जो आवाज है उसको हम इको का नाम देते हैं, ECHO। ई फॉर इंजाइम, तो ये क्या कर रहे होते हैं, इंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। फिर सी फॉर हमारे पास आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है, मतलब जो सेल की मेम्ब्रेन है वो किस चीज से बनी होती है, वो भी प्रोटीन से बनी होती है। फिर एच फॉर हॉर्मोन्स, तो जितने भी हॉर्मोन्स हैं इनकी नेचर भी क्या होती है, प्रोटीन नेचर होते हैं। फिर ये जो प्रोटीन्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाले बहुत सारे रिएक्शंस को या सेलुलर एक्टिविटीज को आप कह लें कि उनको ये क्या कर रही होती हैं, कंट्रोल कर रही होती है। तो सेलुलर इधर से जो मैंने लिया है CO, या आप कह लें कि O से मैंने इको का O लिया है, तो कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटी, तो प्रोटीन से हमारी बॉडी के अंदर होने वाली जो डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज हैं उनको भी कंट्रोल कर रही होती हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लिपिड्स। अब लिपिड्स की लोकेशन को याद करने के लिए हमने याद करना है डबल C से इसको याद रखना है। फर्स्ट C फॉर सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, बल्कि जो हम कहते हैं वो लिपिड बाइलेयर, जो उसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किससे बना हुआ है, वो सेल मेम्ब्रेन सारी की सारी लिपिड से बनी होती है। फिर ये लिपिड्स जो हैं कहाँ पर मौजूद होते हैं, सेकंड C फॉर साइटोप्लाज्म। अब इनके फंक्शंस क्या है, काम क्या है, इसको याद रखने के लिए भी हमारे पास जो की है वो क्या है, सिम। जो हम सिम कार्ड यूज करते हैं मोबाइल के अंदर यूज करने के लिए। तो एस फॉर, ये भी हमारे पास क्या है, चीज़ों को स्टोर कर रहे होते हैं, तो ये स्टोरेज हाउस के तौर पर भी काम करते हैं। फिर ये इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं। बहुत सारी जगहों पर जो लिपिड्स हैं ये इंसुलेशन का काम करते हैं। इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर इसकी मैं आसान एग्जांपल देता हूँ, जैसे जो हमारी ये बिजली की तारें हैं ना, इसके
ऊपर ब्लैक कलर की वो रबर सा चढ़ा होता है कि जिससे बिजली उसमें से गुजर भी रही हो तो हम पकड़ लेते हैं तार को, हमें करंट कभी भी नहीं पड़ा। वो क्या होती है, वो इंसुलेटर कवर होता है उसके ऊपर। सेम लिपिड्स भी जो है ये इंसुलेशन का काम करता है, आपके पास अंदर की एनर्जी को बाहर नहीं आने देगा और बाहर की एनर्जी को अंदर नहीं आने देगा, जिस जगह के ऊपर भी इसकी तय या कवर मौजूद होगा। तो ये इंसुलेटर के तौर पर भी हमारे पास काम करता है। तो फिर ये एम फॉर मेक सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल मेम्ब्रेन को भी बना रहा होता है। ये हमने पहले जब लोकेशन की बात कर रहे थे तो उधर भी हमने ये बात की। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, मेरे को थोड़ा सा लंबा हो गया आज, तो डीएनए। डीएनए को याद करने के लिए कि ये कौन कौन सी लोकेशंस पर मौजूद होता है, एमएनसी, मेडिकल न्यूट्रिशन काउंसिल। आप इधर से इसको याद कर सकते हैं। एम फॉर हमारे पास आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं। एन फॉर हमारे पास आ जाएगा न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं किनके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। फिर सेकंड एन जो हमारे पास आ जाएगा न्यूक्लियोइड फॉर्म में, ये मौजूद होते हैं किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, वहां पर क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता। उसके अलावा सी फॉर हमारे पास आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है। तो इसको याद करने के लिए जस्ट सी इसका आपने याद रखना है। ये क्या काम करेगा, इसका काम होता है कैरी करना जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और फिर ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इसको हम यूज करते हैं, या हमारी बॉडी या सेल जो है वो यूज करेंगे किस काम के लिए, फॉर डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट में काम आएगी। इसके साथ साथ जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं सेल्स उसके अंदर काम आएगी, और जो दूसरी एक्टिविटीज है उनको करवाने में ये अपना रोल अदा करेंगे। वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर मौजूद होती है, जीन्स के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आरएनए। अब आरएनए कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है, इसकी लोकेशन को याद करने के लिए आपने एनआरसी याद रखना है। तो इसको हम कहेंगे नेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहाँ पर लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाता है, जो जैसे नशे के आदि होते हैं तो उनको नशा छुड़वाने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में रखा जाता है। तो एन फॉर हमारे पास आ जाएगा न्यूक्लियस, आरएनए न्यूक्लियस में मौजूद होता है। आर फॉर हमारे पास आ जाएगा राइबोसोम्स, एंड सी फॉर हमारे पास आ जाएगा साइटोप्लाज्म। तो इन सारी जगहों पर आरएनए मौजूद होता है। अब ये भी यहाँ पर क्या करेगा, सेम सी से आपने याद रखना है इसको, ये भी कैरी कर रहा होता है आप कह लें कि इंफॉर्मेशन को। अब इसके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है, इसके पास इंफॉर्मेशन ये होती है कि डीएनए से राइबोसोम ने बनना है। इसके पास इंफॉर्मेशन ये होती है कि राइबोसोम बनेंगे, और ये जो राइबोसोम्स होंगे इन्होंने फिर आगे चल के क्या करना होता है, प्रोटीन को बनाना होता है। तो ये इसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि राइबोसोम को कैसे बनाना है डीएनए से, और फिर आगे जो है वो प्रोटीन को कैसे बनाया। स्टूडेंट्स थोड़ा सा टॉपिक जो है ये लेंथी हो गया, तो लेकिन मेरी कोशिश थी कि ये एक ही दफ़ा में कवर हो जाए, फिर ताकि अगला जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम नया लेके चलें। तो उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।